नमस्कार। देखिए, हम लोग गरीबी और बेरोज़गारी चैप्टर को समझ रहे हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग गरीबी के बारे में समझे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग बेरोज़गारी को समझेंगे कि बेरोज़गारी होता क्या है, किसे कहते हैं। फिर हम लोग बेरोज़गारी के प्रकार को देखेंगे जिसमें बहुत सारे प्रकार को पढ़ना है, जैसे ऐच्छिक बेरोज़गारी क्या होता है, अनैच्छिक बेरोज़गारी क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोज़गारी, संरचनात्मक, घर्षणात्मक बेरोज़गारी, शिक्षित बेरोज़गारी, चक्रीय बेरोज़गारी और मौसमी बेरोज़गारी, ये सब क्या होते हैं, इसको हम लोग आसान भाषा में व्यवहारिक उदाहरण के साथ समझेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में उससे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे वर्किंग पॉपुलेशन क्या होता है, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, ये सब क्या होते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे जो कि पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई देश के अंदर व्यक्ति है और वह काम करना चाह रहा है लेकिन फिर भी उसको कोई कार्य नहीं मिल रहा है तो उस व्यक्ति को बेरोजगार माना जाएगा। और वह जिस स्थिति से गुजर रहा है, जिस दशा से वह गुजर रहा है, उस दशा को बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जब 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर पर भी कोई कार्य न मिले तो उन्हें बेरोजगार कहा जाता है और उस दशा को बेरोजगारी कहते हैं। देखिए, हमारे अर्थशास्त्री जो है उन्होंने उम्र निर्धारित किया है कि अगर किसी व्यक्ति का उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है और वह व्यक्ति जो है कार्य करना चाह रहा है लेकिन फिर भी उसको कोई कार्य नहीं मिल रहा है तो उस व्यक्ति को बेरोजगार माना जाएगा। वही भारत में जो है यह उम्र निर्धारित किया गया है 15 से 64 वर्ष। यानी भारत में अगर किसी व्यक्ति का उम्र 15 से 64 वर्ष के बीच है और वह काम करना चाह रहा है लेकिन उसको कार्य कोई नहीं मिल रहा है, प्रचलित मजदूरी दर पर भी, मतलब जो वर्तमान में मजदूरी दर है उस दर पर भी कोई कार्य नहीं मिल रहा है तो उस व्यक्ति को हम लोग बेरोजगार के नाम से जानते हैं। और वह जिस दशा से गुजर रहा है उस दशा को बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है। तो ये होता है बेरोजगार और बेरोजगारी का मतलब। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है? तो NSSO करता है। गरीबी वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे कि NSSO जो है वह गरीबी और बेरोजगारी दोनों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने का काम करता है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। तो इसको ध्यान रखिएगा, यही जो है गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करता है। अब आइए हम प्रमुख अवधारणा को समझते हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन यानी कार्यकारी जनसंख्या क्या होता है। देखिए, कोई भी देश हो उसमें जो है 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बच्चे, जिनकी उम्र जो है 15 वर्ष से कम होती है तो उनको बच्चा माना जाता है। और एक होते हैं वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़े व्यक्ति। लगभग माना गया है कि जिनका उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक हो तो उनको वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति माना जाता है। और तीसरा होते हैं अस्वस्थ लोग, मतलब जो कोई किसी बीमारी से ग्रसित हो या फिर शारीरिक रूप से फिट नहीं है, मानसिक रूप से फिट नहीं है तो उनको जो है अस्वस्थ माना जाता है। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं। और देखिएगा, इन तीनों तरह के लोगों से जो है काम नहीं लिया जा सकता, कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता है किसी भी देश में। बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम है, अस्वस्थ व्यक्तियों से भी काम नहीं कराया जा सकता है और ना ही वृद्ध व्यक्तियों से ही काम कराया जा सकता है। तो इन तीनों से काम नहीं कराया जा सकता तो बच कौन गए? युवा बच गए। युवा से ही देश में काम कराया जा सकता है और युवा ही देश का जो है सारे कार्य करते हैं। तो उसी युवा के संख्या को, उसी युवा के जनसंख्या को जो कार्य करने योग्य हैं उन्हीं के जनसंख्या को जो है वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है, यानी कार्यकारी जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किसी भी देश में काम करने योग्य व्यक्तियों की संख्या, मतलब जो काम कर सकते हैं, जो स्वस्थ हो, स्वस्थ भी होना चाहिए, योग्यता एवं क्षमता हो उनके पास और उनकी उम्र जो है 15 से 59 वर्ष के बीच हो तो उन्हीं के संख्या को कार्यकारी जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, भारत में वर्किंग पॉपुलेशन बहुत अधिक है क्योंकि भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। तो अगर भारत में हम बच्चों को छांट दें जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम है तो उनसे हम कोई कार्य नहीं करा सकते।
वृद्ध व्यक्तियों को अगर छांट दें, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक है, और अस्वस्थ लोगों को छांट दें जो किसी बीमारी से ग्रसित है उनको, बच गए केवल युवा। तो वही युवा जो है कार्य करेंगे, तो उन्हीं की जनसंख्या को वर्किंग पॉपुलेशन यानी कार्यकारी जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। मतलब किसी भी देश में जो काम करने वाली जनसंख्या होती है, काम करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं को जो है वर्किंग पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम समझते हैं लेबर फोर्स यानी श्रम बल किसे कहते हैं। अगर आप इसको रिलेट करके समझिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। अभी आप पढ़े कार्यकारी जनसंख्या, मतलब इसमें वैसे लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी उम्र जो है हो गई रहती है काम करने की, तो उनको कार्यकारी जनसंख्या कहा जाता है। तो कार्यकारी जनसंख्या में क्या सभी लोगों की इच्छा होती है काम करने की? तो नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अभी हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जब हमारा नौकरी लग जाएगा तब हम कोई कार्य करेंगे, अभी हमारा कोई भी इच्छा नहीं है। लेकिन उनका उम्र हो गया है 25 बरस 30 बरस काम करने की, लेकिन वो इच्छा नहीं जताते हैं काम करने की। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी उम्र हो गई रहती है, लेकिन कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं की संपत्ति बहुत अधिक है, हमारे पास पैसा की कोई कमी नहीं है, हम बैठकर आराम से खा सकते हैं, इसलिए हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो जिन व्यक्तियों की इच्छा नहीं होती है कार्यकारी जनसंख्या में काम करने की, उनको अगर हटा दिया जाए तो बच जाते हैं वैसे व्यक्ति जिनको इच्छा है काम करने की। तो जिनको इच्छा होती है उसी को लेबर फोर्स कहा जाता है, यानी श्रम बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कार्यकारी जनसंख्या में काम के लिए इच्छुक एवं योग्य व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल के नाम से जाना जाता है। सपोज डैट कि मान लीजिए किसी देश में कार्यकारी जनसंख्या 50 है, मतलब 50 ऐसे लोग हैं जो काम करने की उम्र हो गई है उनकी। उनमें से 20 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा कोई भी इच्छा नहीं है काम करने की, तो बच गए 30 लोग। 30 लोगों की इच्छा है और योग्य भी हैं काम करने की, तो उन्हीं 30 लोगों की संख्या को लेबर फोर्स कहा जाएगा, और कहा जाएगा कि उस देश में लेबर फोर्स की संख्या जो है 30 है। ठीक है। और एक होता है वर्क फोर्स यानी कार्यबल। अभी आप उदाहरण समझे कि 30 लोग ऐसे थे जिनकी काम करने की इच्छा थी, उनको लेबर फोर्स कहा गया। तो ज़रा सोचिए कि क्या 30 लोगों को इच्छा है काम करने की तो उन सभी को काम मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं है। किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है कि जितने लोगों की इच्छा है और उन सभी लोगों को काम मिल गया, ऐसा किसी भी देश में नहीं होता है। तो उन 30 लोगों में जिन जिन लोगों को कार्य मिला, काम मिला करने के लिए, उनकी संख्या को वर्क फोर्स कहा जाता है। जैसे 30 लोगों की इच्छा थी, मान लीजिए उनमें से जो है 20 लोगों को काम मिल गया और 10 लोगों को काम नहीं मिला, जबकि इच्छा 30 का था लेकिन 20 लोगों को काम मिला, तो उन 20 लोगों को कहा जाएगा वर्क फोर्स। कहेंगे उस देश में वर्क फोर्स की संख्या कितनी है? तो 20 है। और बच गए कितने? 10 लोग। 10 लोगों की भी इच्छा थी लेकिन इनको काम नहीं मिला, तो इनको बेरोजगार कहा जाएगा। इसलिए परिभाषा में मैंने आपको बताया कि इच्छुक व्यक्ति जो काम करने के लिए इच्छा रखते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, तो उनको बेरोजगार कहा जाता है। और जो अपने इच्छा से काम करना नहीं चाहते हैं, भले ही इनका उम्र हो गया है, तो उनको बेरोजगार नहीं माना जाता है। जैसे नौकरी की तैयारी करने वाले, नौकरी के जितने भी लोग तैयारी करते हैं उनको इच्छा नहीं होती है काम करने की, तो उनको बेरोजगार नहीं माना जाता है। जितने भी लोग हैं नौकरी की तैयारी करने वाले, उनको बेरोजगार हम लोग नहीं मानते हैं, अर्थशास्त्री जो है नहीं मानते हैं, और ना ही वो किसी चिंता के विषय होते हैं। वैसे लोगों को बेरोजगार माना जाता है जिनके काम करने की इच्छा होती है लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, तब उनको कहते हैं कि वो लोग जो है बेरोजगार हैं। ठीक है। तो श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति जिसे रोजगार प्राप्त हो चुका है उसे कार्यबल कहते हैं, यानी लेबर फोर्स में जितने हैं इच्छुक व्यक्ति, उनमें से जिनको काम मिल गया उनको कहा जाएगा वर्क फोर्स, और जिनको नहीं मिला उनको कहेंगे हम लोग बेरोजगार। ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स बराबर में आ जाता है बेरोजगार। मतलब लेबर फोर्स में जितने लोगों की इच्छा थी उनमें से वर्क फोर्स जितने लोगों को काम मिल गया, दोनों को माइनस करते हैं तो बच जाते हैं वैसे लोग जो इच्छुक थे काम करने के लिए लेकिन उनको काम नहीं मिला, तो उनको कहेंगे हम लोग बेरोजगार। ठीक है। अब आइए हम बेरोजगारी के प्रकार को समझते हैं कि बेरोजगारी कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, याद रखिएगा कि बेरोजगारी के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरा होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। अब आइए हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। देखिए, ऐच्छिक बेरोजगारी को वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है।
जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई काम करना न चाहता हो तो उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं और उस दशा को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति है और उसकी उम्र भी हो गया है, योग्यता भी है, लेकिन फिर भी वह काम करने की उसके पास कोई भी इच्छा नहीं है, तो उसको कहेंगे कि हम लोग ये ऐच्छिक बेरोजगार है, यानी ऐच्छिक बेरोजगारी से ये गुजर रहा है। क्योंकि वह चाहता है कि अभी हम नौकरी की तैयारी करेंगे, भले उसका उम्र हो गया है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है। वह चाह रहा है कि हम नौकरी की तैयारी करेंगे, नौकरी लेंगे तभी कोई कार्य करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे ये ऐच्छिक बेरोजगार है। इस प्रकार की बेरोजगारी जो है अर्थव्यवस्था में चिंता का विषय नहीं है। मतलब अर्थशास्त्रियों के लिए ऐसे बेरोजगार जो है चिंता का विषय नहीं होते हैं, क्योंकि कितना भी रोजगार मुहैया करा दिया जाए, इनकी जब इच्छा ही नहीं है तो ये कोई भी कार्य करना ही नहीं चाहेंगे और ना करेंगे, तो उनको ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। ये चिंता का विषय नहीं होता है, ठीक है। एक होता है अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा एवं योग्यता हो परंतु उसे प्रचलित मजदूरी दर पर भी कोई कार्य न मिले, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं और उस दशा को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति चाह रहा है, महिला हो चाहे पुरुष, कि हम कोई कार्य करें, हमें कोई कार्य मिल जाए, योग्यता भी है, उम्र भी हो गया है, इच्छा भी है, लेकिन फिर भी उसको कोई कार्य नहीं मिल रहा है, तो उसको कहा जाएगा कि अनैच्छिक बेरोजगार है और वह अनैच्छिक बेरोजगारी से गुजर रहा है, क्योंकि वह चाह रहा है कि हमें काम मिले लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है। और यह जो है अर्थशास्त्रियों के लिए चिंता का विषय होता है। ये पूरे रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं कि अरे भाई कुछ करिए जल्दी, क्योंकि इतने लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हमें काम कोई मिले लेकिन काम नहीं है, रोजगार मुहैया कराइए इन लोगों को, ऐसी योजनाएं लाइए ताकि इनको रोजगार मिल सके। तो ये इन अनैच्छिक बेरोजगार जो हैं ये सरकार के लिए चिंता का विषय होते हैं, अर्थशास्त्रियों के लिए चिंता का विषय होते हैं, ठीक है। अब देखिए अनैच्छिक बेरोजगारी जो है ये बहुत प्रकार का होता है, सबको हमें पढ़ना है। जैसे संरचनात्मक बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, अल्प रोजगार, ये सब क्या होते हैं, आइए इनको हम समझते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं। देखिए औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। देखिए संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब होता है सिस्टम पूरा चेंज हो जाना, तो उसको संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। उसके कारण जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे देखिए कि पहले जो है बड़ा बड़ा टीवी हुआ करता था, तो उस टीवी को बनाने वाले मिस्त्री होते थे। अगर टीवी खराब हो जाए तो उसको मिस्त्री आते थे और उसको बनाकर चले जाते थे। वो बड़ा बड़ा टीवी होता था। लेकिन आज के डेट में देखिएगा जो टीवी है वो दीवार में चिपक जाता है, बहुत पतला है। तो उस समय जो बड़ा टीवी को बनाते थे मिस्त्री, क्या वह आज के डेट का टीवी बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनका सिस्टम अलग है। तो उस टीवी में और इस टीवी में जो है संरचनात्मक परिवर्तन हो गया है। बड़े वाले टीवी को बनाने वाला मिस्त्री इस पतले टीवी को नहीं बना सकता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है बनाने का। तो वह व्यक्ति जो है बेरोजगार हो जाएगा, उसको कहेंगे हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी। वैसा ही है कि पहले जो है बच्चे खिलौने खेलते थे, फिजिकल रूप से उनके पास खिलौना होता था, रिमोट वाला खिलौना, गाड़ी हो गया, बहुत अनेक तरह के खिलौने होते थे जो कि फैक्ट्रियों में बनाया जाता था। उसको उसमें बहुत सारे लेबर लगते थे बनाने के लिए। लेकिन आज के डेट में देखिएगा कि जितना खिलौना है सब मोबाइल में आ गया है, तो ये संरचनात्मक परिवर्तन हो गया है। आज सभी बच्चे जो है मोबाइल में ही भिड़े रहते हैं, उसी में सब गेम खेलते हैं, जितने भी खिलौना है सब। तो इस तरह से जो है फैक्ट्री सब बर्बाद हो गए हैं। फैक्ट्रियों में अब खिलौना का उत्पादन नहीं हो रहा है, जिस वजह से लेबरों को हटाया जा रहा है, क्योंकि उत्पादन ही नहीं होगा तो लेबर ज़्यादा नहीं रखेंगे, हटाएंगे तो वह लेबर सब बेरोजगार हो गए। तो हम कहेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी हो गया है उनके पास, क्योंकि संरचनात्मक परिवर्तन के कारण सिस्टम चेंज हो गया, इसके कारण वो बेरोजगार हुए हैं। ठीक उसी प्रकार आज के डेट में देखिएगा बड़े बड़े जो होटल होते हैं उसमें वेटर के रूप में रोबोट कार्य कर रहे हैं वेटर के स्थान पर। तो जो वेटर हटा दिए गए वो तो बेरोजगार हो गए और उनके स्थान पर रोबोट लगा दिया गया। तो ये सिस्टम चेंज हो गया, संरचनात्मक परिवर्तन हुआ, इस वजह से वो वेटर जो है बेरोजगार हो गए, तो उनको कहेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। तो जब संरचनात्मक परिवर्तन के कारण लोग बेरोजगार होते हैं तो उसको कहा जाता है, उस दशा को संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। देखिए यह बेरोजगारी जो है दीर्घकालीन होती है, मतलब बहुत अधिक समय के लिए होती है संरचनात्मक बेरोजगारी, तो इसको ध्यान रखिएगा।
भारत में सबसे ज़्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी। आगे हम देखते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, यानी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी वह है जिसमें श्रमिक किसी काम में लगे हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उस काम में उनकी आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात उन श्रमिकों की सीमांत आवश्यकता शून्य होती है, तो उनको जो है छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। और यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि किसी खेत में 2 ही लोगों की आवश्यकता है, मतलब 2 लोग अगर जाएँ तो उस खेत का प्रॉपर कार्य हो सकता है, जो भी कार्य है वो। लेकिन पूरे परिवार के लोग उठकर चले जाते हैं उस खेत में काम करने के लिए। मान लीजिए 2 लोगों की आवश्यकता है और 5 लोग पहुँच गए, यानी 3 लोग जो हैं एक्स्ट्रा चले गए। अगर वो 3 लोग नहीं जाते, फिर भी खेत का कार्य हो सकता था, लेकिन फिर भी वो पहुँच गए, तो उनको कहा जाएगा छिपी हुई बेरोजगारी है। अगर उनके पास दूसरा कोई कार्य रहता तो वह खेतों में नहीं जाते, तो उनको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। उनके जाने से या फिर न जाने से, रहने से या फिर न रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है काम पर, उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उनकी आवश्यकता जो है शून्य होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी छिपी हुई बेरोजगारी में रहते हैं उनकी सीमांत आवश्यकता जो है शून्य होती है, मतलब उनके रहने से नहीं रहने से उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छिपी हुई बेरोजगारी का उल्लेख जो है सबसे पहले जॉन रॉबिन्सन ने किया था, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद है शिक्षित बेरोजगारी। देखिए, जब किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी योग्यता अनुसार काम नहीं मिलता है, तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। जैसे भारत में देखने को मिलता है शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ पर लोग देखिएगा कि बीए किए हैं, लेकिन बीए लायक उनको कोई कार्य नहीं मिल रहा है। एमए किए हैं, पीएचडी किए हैं, लेकिन इसके लायक उनके पास कोई भी कार्य नहीं है, देश में कोई कार्य नहीं है, तो उनको हम कहेंगे कि ये शिक्षित बेरोजगार हैं। क्योंकि जो उनके पास योग्यता है, जो उनके पास डिग्री है, उस हिसाब से उस लेवल का उनके पास कोई नौकरी नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो शिक्षित बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग जो है केवल डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि या तो वो घूस देकर लिए रहते हैं सर्टिफिकेट, या फिर वह जो है चीट से प्राप्त किए रहते हैं सर्टिफिकेट। इस वजह से उनके पास नॉलेज नहीं होता है, जिससे प्राइवेट कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में उनको जॉब नहीं मिलता है और वह शिक्षित बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। देखिए, जब व्यक्ति एक काम को छोड़कर दूसरे काम में जाना चाहता है, तो उसे दूसरे काम के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान वह बेरोजगार हो जाता है, उसे ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पहले साइकिल के मिस्त्री थे और आप साइकिल बनाकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन फिर आपको पता चला कि अब तो कोई साइकिल रख ही नहीं रहा है, सब कोई बाइक रख रहे हैं, मोटरसाइकिल रख रहे हैं। तो आप सोचे कि हमें मोटरसाइकिल बनाना सीखना चाहिए, तो आप जो है मोटरसाइकिल बनाना सीखने लगे। तो जितना दिन आप मोटरसाइकिल बनाना सीखिएगा उतना दिन तो आप बेरोजगार रहिएगा, कोई कार्य नहीं करिएगा। तो उसी बेरोजगारी को कहा जाएगा घर्षणात्मक बेरोजगारी, कि जितना दिन आप नया काम के लिए सीख रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उतना दिन बेरोजगार हैं, उसी को कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप मेहनत करके बीपीएससी निकाले और आप बीडीओ बन गए, लेकिन आपका मन है कि हम आईएएस बने, तो आप जो है बीडीओ के पद पर कुछ दिन कार्य किए, उसके बाद आप बीडीओ के पद से इस्तीफा दे दिए और आप तैयारी में लगे यूपीएससी के, और आप 2 साल तक मेहनत किए और आप आईएएस बन गए। तो यहाँ पर देखिए कि जितना दिन आप मेहनत किए उतना दिन तो आप बेरोजगार थे, तो उसी बेरोजगारी को कहा जाएगा घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्योंकि नया काम करने के लिए आप सीख रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उतना दिन आप बेरोजगार थे, तो उसको कहेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, यह अल्पकालीन होता है, मतलब बहुत कम समय के लिए होता है। यह बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। शहर में सबसे ज़्यादा घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है कमाने का नया नया तरीका ढूंढने लगते हैं, जिसमें ज़्यादा फायदा होता है वही काम सीखने लगते हैं, इसलिए शहर में घर्षणात्मक बेरोजगारी ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद है मौसमी बेरोजगारी। देखिए, प्रत्येक मौसम में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इसमें क्या है कि लोगों को मौसम के अनुसार कार्य मिलता है।
जब मौसम रहता है तो उनको कार्य मिलता है, जब मौसम खत्म होता है तो फिर वो बेरोजगार हो जाते हैं। उसी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे भारत में देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं वो मौसमी बेरोजगारी को झेलते हैं कभी कभी। क्योंकि जब मौसम आता है तो खेतों में बुआई चालू हो जाता है, धान की बुआई चालू हो जाए, फिर गेहूं की बुआई चालू हो जाए, तो उस समय उन लोगों को रोजगार ज़्यादा मिल जाता है। वो अपने खेत में भी कार्य कर लेते हैं, किसी दूसरे के खेत में भी कार्य कर लेते हैं, उससे उनको दो पैसा मिल जाता है परिवार चलाने के लिए। तो जब भी मौसम आता है बुआई का या फिर कटाई का तो उनको रोजगार प्राप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही मौसम खत्म होता है तो फिर वो बेरोजगार हो जाते हैं और घर पर ऐसे ही फालतू के बैठे रहते हैं। तो उन्हीं को कहा जाएगा कि मौसमी बेरोजगारी है। या फिर ऐसे भी देखिएगा कि जो एसी बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, पंखा बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, उनको गर्मियों के दिन में ज़्यादा कार्य मिल जाता है। क्योंकि लोग एसी और फ्रिज को, पंखा को ज़्यादा बनवाते हैं गर्मी के दिन में, और फिर जैसे ही मौसम खत्म होता है गर्मी का तो फिर वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो उन्हीं को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। हालांकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है, केवल किताबों में ही पढ़ने को मिलता है मौसमी बेरोजगारी। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि मौसम के अनुसार अगर कार्य करेंगे तो हमारा परिवार नहीं चल सकता है, इसलिए वो ऑलराउंडर होता है। जो मिस्त्री होगा वो ठंडी के सामान भी बना सकता है, गर्मी में के भी सामान को बना सकता है। यानी वो ऑलराउंडर होता है ताकि उसको हमेशा रोजगार प्राप्त हो। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं चक्रीय बेरोजगारी यानी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ऐसी बेरोजगारी जो मांग की अधिकता एवं कमी के कारण उत्पन्न होती है तो उसी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे समझिए कि मान लीजिए किसी वस्तु का डिमांड बढ़ गया, यानी मांग बढ़ गया, तो उसका उत्पादन भी बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि सोचा जाता है कि बहुत अधिक लोग खरीद रहे हैं इस वस्तु को, तो इसका उत्पादन भी अधिक किया जाना चाहिए। इसलिए जब डिमांड बढ़ता है किसी वस्तु का तो उसका उत्पादन भी बढ़ जाता है। और उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक लेबर की आवश्यकता पड़ती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो श्रमिक पहले से बेरोजगार बैठे हैं उनको भी बुला लिया जाता है, काम पर लगा दिया जाता है, यानी उनको रोजगार जो है मिल जाता है। तो जब भी किसी वस्तु का मांग बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक इसके विपरीत सोचिए कि जब किसी वस्तु का डिमांड घट जाएगा, मांग उसका घट जाएगा, इसका मतलब लोग उसको नहीं खरीद रहे हैं, तो उसका उत्पादन भी घट जाएगा, उसको उत्पादन जो है कम किया जाएगा। तो कम उत्पादन करने के लिए कम लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो फैक्ट्री में जो पहले से ज़्यादा लेबर हैं उनकी छटनी चालू कर दी जाती है। क्योंकि फैक्ट्री का मालिक सोचता है कि उत्पादन जब कम हो रहा है तो ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं है, कौन देगा इनको पैसा, इसलिए छटनी चालू कर देता है। और जितने लेबर होते हैं उनको छांट देता है, तो वो सभी लेबर जो है बेरोजगार हो जाते हैं। तो उनको कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी। यानी जब भी किसी वस्तु का डिमांड घटेगा तो बेरोजगारी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी लोग जो है बेरोजगार होने लगेंगे। लोग क्या होने लगेंगे, बेरोजगार होने लगेंगे। ठीक है। तो उसी बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कोरोना के समय में ये हुआ था कि सभी लोग जो है घरों में थे। इससे क्या हुआ कि सभी वस्तुओं का डिमांड घट गया था। डिमांड घटने से उत्पादन भी उनका घट गया। इस वजह से बहुत लोगों को छांट दिया गया कंपनियों से, फैक्ट्रियों से, और वो सभी लोग जो है बेरोजगार हो गए। उनको कहा गया चक्रीय बेरोजगारी, ये सब झेल रहे हैं। इस वजह से कोरोना में देखिएगा बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए थे, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी। ठीक है। ऐसी बेरोजगारी जो है पूंजीवादी देशों में देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि चक्रीय बेरोजगारी किन तरह के देशों में देखने को मिलती है, तो पूंजीवादी देशों में। उसके बाद हम समझते हैं अल्प रोजगार क्या होता है, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसका नाम से ही क्लियर है, अल्प का मतलब क्या होता है, बहुत कम यानी छोटा, और रोजगार का मतलब रोजगार। यानी जब भी किसी व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार बहुत कम समय के लिए रोजगार मिलता है, या फिर उसको रोजगार ही नहीं मिलता है उसके क्षमता के अनुसार, तो उसी को कहा जाता है अल्प रोजगार। क्या कहा जाता है उसको, अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। जब व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है, अथवा पूरे वर्ष भर काम न मिलकर कुछ ही महीनों के लिए काम मिलता है और बाकी समय वह बेकार बैठा रहता है, तो उसी को जो है अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। मतलब क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो वह जो है कम समय के लिए मिलेगा, कुछ ही महीनों के लिए मिलेगा, तो उसी को अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि भारत में बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं कि भारत में बेरोजगारी है। तो देखिए पहला कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या जितना अधिक होगा,
किसी भी देश में, तो बेरोजगारी भी उस देश में उतना ही अधिक होगी। क्योंकि सरकार कितने लोगों को रोजगार दे सकती है? इतना लोगों को रोजगार तो नहीं दे सकती है। इस वजह से जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी आ जाता है। दूसरा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली में भी दोष होता है। जैसे भारत की शिक्षा प्रणाली में दोष है कि यहाँ पर 25 वर्ष तक कोई लड़का पढ़ता है, कोई लड़की पढ़ती है, और फिर भी अगर वो कोई कार्य करना चाहे तो उसको 10,000 का काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ये हमारे शिक्षा प्रणाली का ही दोष है, क्योंकि 25 वर्ष हमको पढ़ाता है और 25 वर्ष के अंदर हमें किसी प्रकार का स्किल नहीं सिखा पाता। इस वजह से हम लोग बेरोजगार रह जाते हैं। तो ये शिक्षा प्रणाली का ही दोष है। तीसरा है लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जैसे अचार बनाने वाला, सूती वस्त्र बनाने वाला, तो ये सब छोटे छोटे उद्योगों का ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे पतन हो रहा है। इस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद कृषि आधारित उद्योगों का अभाव। कृषि पर आधारित जो उद्योग होते हैं उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे चीनी मिल, बिहार में देखिएगा सारे चीनी मिल बंद हो गए हैं, क्योंकि गन्ना से बनता है, तो गन्ना कृषि से ही होगा, गन्ना की खेती किया जाएगा। तो अगर कृषि आधारित उद्योग रहेंगे तो लोग ये सोचेंगे कि कृषि करेंगे तो हमें कुछ मुनाफा होगा, हम इसको बेचकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो उससे रोजगार बढ़ेगा। तो कृषि आधारित उद्योग का भी देश में क्या है, अभाव है। उसके बाद सामाजिक कारण भी है। सामाजिक कारण के कारण भी जो है बेरोजगारी बढ़ता है। बहुत सारे सामाजिक कारण होते हैं। उसके बाद है स्किल की कमी। लोगों में स्किल की कमी है, किसी प्रकार के स्किल नहीं है, ना सरकार स्किल पर ध्यान देती है, ना लोग अपने स्किल पर ध्यान देते हैं, जिस वजह से बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आपके अंदर स्किल नहीं रहेगा तब तक आपको कोई भी कार्य नहीं देगा। अब आप कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं तो आपको कहीं किसी कंपनी में नौकरी नहीं लग सकता है। इंग्लिश नहीं आएगा तो आपको कहीं कंपनी में नौकरी नहीं लग सकता है। तो स्किल की बहुत कमी है, इस वजह से बेरोजगारी है। उसके बाद है स्वरोजगार की इच्छा का अभाव। मतलब लोगों के अंदर जो है केवल नौकरी का भाव है कि हम केवल नौकरी करें, वो भी सरकारी नौकरी। अपना रोजगार लोग नहीं खोल सकते हैं, अपना बिजनेस लोग नहीं करते हैं। इस वजह से भी बेरोजगारी है। केवल लोग जो है नौकरी पर ही भिड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी पर। उनको ये इच्छा नहीं है कि हम अपना खुद का रोजगार शुरू करें। इस वजह से जो देश में बेरोजगारी है। उसके बाद है देश में उत्पादकता में कमी। यानी देश में उत्पादन जो है दिन पर दिन कम होते जा रहा है। इस वजह से भी बेरोजगारी है, क्योंकि जब तक उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा तब तक लेबर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और लेबर जब ज़्यादा नहीं लगेंगे तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए देश में जब उत्पादकता की कमी होगी तो बेरोजगारी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सभी कारण हैं जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वही अगर आपसे पूछे कि बेरोजगारी दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जितने भी हैं, अगर इन सबको सरकार द्वारा या फिर लोगों के द्वारा कंट्रोल कर दिया जाए, यानी जनसंख्या कंट्रोल कर देंगे, तो बेरोजगारी जो है कम हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली को अगर सुधार दिया जाए तो रोजगार बढ़ जाएगा। तो आप कहिएगा कि ये सबको अगर हम कंट्रोल कर दें या फिर सरकार कंट्रोल कर दें तो बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि बेरोजगारी के क्या क्या परिणाम होते हैं। मतलब बेरोजगारी से कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो पहला है कि बचत में कमी होता है। लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो बचाएंगे कहाँ से, क्योंकि वो बेरोजगार हैं। इस वजह से बचत में कमी होती है। सामाजिक अशांति फैलती है। समाज में अशांति फैलती है, पूरे देश में अशांति फैलती है। क्योंकि जब तक आप अपने काम में लगन रहिएगा तो आप किसी दूसरे से मतलब नहीं रखिएगा, और आपके पास जब रोजगार ही नहीं है तब फालतू बैठिएगा तो फालतू का ही बात सोचिएगा। इस वजह से अशांति फैल जाता है। समाज में भी अशांति फैलता है बेरोजगारी के कारण। कुपोषण का शिकार हो जाते हैं लोग, अल्प पोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि भोजन नहीं मिल पाता है, उचित आहार नहीं मिल पाता है, क्योंकि पैसा ही नहीं है बेरोजगारी के कारण। इस वजह से कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। अकाल पड़ जाता है, पूरे देश में भी अकाल पड़ सकता है। निर्धनता आ जाती है लोगों के पास, यानी कुछ भी पैसा नहीं रहता है तो वह निर्धनता है, पूरे गरीबी की स्थिति आ जाती है। तो ये सब जो है बेरोजगारी के कारण ही होते हैं। इन सभी को ध्यान में रखिएगा। तो अब आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। मतलब आपको छिपी हुई बेरोजगारी का परिभाषा बताना है। छिपी हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं
अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, उसी को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है कि पूरे परिवार के लोग ही उठकर चले जाते हैं, जबकि आवश्यकता कम ही लोगों को होती है और सभी लोग चले जाते हैं, तो उसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण है मुख्यतः, मतलब आपको बताना है कि भारत के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी मिलती है। तो मैंने आपको बताया था कि कृषि क्षेत्र में, लेकिन इसमें कहीं पर भी कृषि ऑप्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में ही कृषि क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये घुमा कर पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है, मतलब भारत में बेरोजगारी और गरीबी किस आधार पर मापा जाता है। तो परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, यानी NSSO की टीम जाती है और परिवारों के उपभोग व्यय मतलब खर्चों का जो है आंकड़ा इकट्ठा करती है और उस आधार पर बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रछन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि, मतलब आपको बताना है कि प्रछन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। मैंने आपको जब प्रछन्न बेरोजगारी पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि प्रछन्न बेरोजगारी में जो श्रमिक होते हैं उनकी सीमांत आवश्यकता शून्य होती है, यानी मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है शून्य होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता यानी आवश्यकता जो है शून्य होती है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, मतलब भारत में बेरोजगारी के और गरीबी के आंकड़ा कौन प्रकाशित करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NSSO। NSSO के द्वारा ही बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब कौन बेरोजगारी का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो लोग उतना ही बेरोजगार रहेंगे, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कौशल का अभाव, मतलब अगर लोगों में स्किल की कमी रहेगी तो लोग उतना ही बेरोजगार रहेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये हो सकता है, क्योंकि अगर प्रति व्यक्ति का आय बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि लोग गरीब नहीं है, और गरीब नहीं है तो इसका मतलब उनके पास रोजगार है, तो वो बेरोजगार नहीं है। तो यही होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यही जो है गरीबी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।